हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और यहां पर हम 19 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ओके, विजिट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो डेजर्ट साइक्लोन ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में किया जाता है। अब देखिए, दोनों देशों की आर्मी के बीच में कॉपरेशन को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, जॉइंट ऑपरेशन को बढ़ावा देना इस एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2024 में लास्ट ईयर ही इसे शुरू किया गया है। यह दूसरा एडिशन है डेजर्ट साइक्लोन का। इस बार 2025 में यह अबू धाबी में आयोजित की जा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पहला एडिशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, राजस्थान में, और अब सेकेंड एडिशन यूएई के अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, सेकेंड एडिशन है। दोनों देशों के बीच में ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। इंडिया से इस बार 45 सोल्जर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 45 हमारे सेना के जवानों को हमने भेजा है डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। यह 18 तारीख को कल शुरू हुई थी और 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। शुरुआत कब हुई? 2024 में। और पहली मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कब कहां पर आयोजित की गई थी? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अभी मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था लास्ट सेशन में। इंडिया और मालदीव के बीच में भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई है जिसका नाम है एकाथा। इसे भी याद रखिएगा। एकाथा एक्सरसाइज का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जाता है? इंडिया और मालदीव के बीच में। नवंबर से 15 दिसंबर तक ये मालदीव में आयोजित किया गया और इस बार एकाथा का 8th एडिशन है। क्वेश्चन हमारा डेजर्ट साइक्लोन से है, तो सेकेंड एडिशन आयोजन कहां हुआ? यूएई के अबू धाबी में। आगे बढ़िए। राम सुतार जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? राम सुतार ये बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं, तो मूर्तिकला से संबंधित है। इंडिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर का स्टेच्यू है गुजरात में। इसके मूर्तिकार कौन थे? राम सुतार। ऐसी काफी सारे स्टेच्यू के लिए जाने जाते हैं। अभी इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, मूर्तिकार राम सुतार का। तो ये आते हैं महाराष्ट्र से, बहुत ही फेमस भारतीय मूर्तिकार है ना। अगर इनकी उपलब्धियां देखें या इनको दिए गए अवार्ड्स देखें तो मूर्ति कला या कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए राम सुतार को पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड दिए जा चुके हैं। पद्मश्री इनको 1999 में दिया गया था और पद्म भूषण 2016 में दिया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको दिया जा चुका है और काफी सारे अदर अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको पद्मश्री और पद्म भूषण से पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा पद्मश्री 1999 और पद्म भूषण 2016। कौन कौन सी इन्होंने स्टेच्यू बनाई हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर जो मेन है, वैसे तो काफी सारे मूर्तियां इनके द्वारा बनाई गई है, काफी सारे मूर्तियां है ना इनके द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें एक तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना। ये 182 मीटर ऊंची स्टेच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। इनके अलावा अगर हम स्टेच्यू ऑफ वेलोर की बात करें, असम में एक क्रांतिकारी रहे हैं जिनका नाम है लचित बोरफुकन। इनका एक स्टेच्यू है, 2024 में ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो यह है स्टेच्यू ऑफ वेलोर। 125 फीट मतलब ऑलमोस्ट 38 मीटर ऊंची एक मूर्ति है लचित बोरफुकन की। यह भी किसने बनाई है? राम सुतार ने। इनके अलावा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केम्पेगौड़ा स्टेच्यू है 108 फीट का। इसकी डिजाइन भी राम सुतार ने तैयार की है। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है जो केम्पेगौड़ा स्टेच्यू है इसे, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेच्यू है, याद रखिएगा। कृष्ण अर्जुन रथ का एक स्टेच्यू हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थापित है।
इसका जो डिजाइन है वो भी इन्होंने ही बनाया है। और इसके अलावा महात्मा गांधी की मूर्ति है बेंगलुरु के विधानसभा में, इसकी डिजाइन भी किसने तैयार की है? राम सुतार ने। तो ये स्टेच्यू है जिनके डिजाइन तैयार करने का इनको श्रेय दिया जाता है ना। तो राम सुतार एक मूर्तिकार है, याद रखिएगा। नई परिभाषा के अनुसार किसे अरावली हिल माना जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अरावली हिल की नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है। नई डेफिनेशन अरावली हिल की इंडियन गवर्नमेंट ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी है। और नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अरावली हिल्स, पहले तो हम इसकी बात करें कि अरावली हिल्स हमको देखने को कहां मिलेगी, तो अरावली की पहाड़ियां हमको देखने को मिलेगी राजस्थान में स्पेशली। वैसे तो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में और दिल्ली तक यह पर्वतमाला फैली हुई है 800 किलोमीटर की रेंज में। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरावली की जो नई डेफिनेशन दी है उसमें यह कहा है कि स्थानीय भूमि से 100 मीटर या इससे ऊंची जो भू आकृतियां होगी केवल उन्हें ही अरावली माना जाएगा, और 100 मीटर से नीचे जितनी भी माउंटेन रेंज है अरावली के साथ, उनको अरावली की डेफिनेशन से बाहर किया जा रहा है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने अरावली हिल्स की नई डेफिनेशन को रिकमेंड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी है और पूरे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अरावली रेंज की ये जो डेफिनेशन बदली है इसके खिलाफ। अब आप बोलेंगे कि सर प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? देखिए वो इसलिए क्योंकि अरावली रेंज की 80% से ज्यादा जो पहाड़ियां है ना वो 100 मीटर से नीचे, अगर इनको डेफिनेशन को मान्यता मिलती है, रिकमेंड जो की गई है, अगर इसे मान्यता मिलती है तो इन फ्यूचर जो छोटी पहाड़ियां है उन पर जो माइनिंग प्रोजेक्ट है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, है ना। माइनिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तेजी से दिए जा सकते हैं। जो नई डेफिनेशन आई है माउंटेन रेंज की अरावली की, वो ये कहती है कि 100 मीटर या उससे ज्यादा की जो माउंटेन रेंज है वो ही अरावली मानी जाएगी, अरावली के डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहां जहां पर अरावली फैली हुई है वहां पर। इसके अलावा एक और चीज ऐड की गई है, अगर कोई माउंटेन रेंज 500 मीटर डिस्टेंस से ज्यादा दूरी पर स्थित है, मान लो कोई अरावली की पहाड़ियां हैं और कोई दूसरी माउंटेन रेंज है जो अरावली की है, अगर वो इससे 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर है तो उस माउंटेन रेंज को अरावली नहीं माना जाएगा, जो कि मेन रेंज से 500 मीटर दूरी पर है। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है। अभी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, अगर ये लागू हो जाता है तो फिर ये काफी 80% से ज्यादा जो अरावली हिल्स है वो अरावली हिल्स की जो डेफिनेशन है उससे बाहर हो जाएगी और इस पर बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जा पाएंगे। इसके काफी अगर हम देखें कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है तो काफी चीजों पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम ये देखें कि अरावली में जो अगर माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ सकता है। सबसे पहला जो चेंज आएगा ना वो इंडियन मानसून पर आ सकता है। अगर हम अजम्पशन देखें तो इंडियन मानसून, देखिए इंडियन मानसून की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो बारिश होती है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। अब ये इसकी भी दो ब्रांच है, एक है अरेबियन सी की ब्रांच और एक है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। अब क्या होता है, अरेबियन सी से जो मानसूनी विंड इंडिया की तरफ आती है वो एक ईस्टर्न राजस्थान में आती है और एक वेस्टर्न राजस्थान में आती है। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम ये आता है कि जो ईस्टर्न राजस्थान है वो ग्रीनरी से भरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा हरियाली है, और अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो ये डेजर्ट है, थार डेजर्ट। अब होता ये है कि ये जो विंड आती है ना राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में जो विंड जाती है वो, क्योंकि यहां पर कोई उसके लिए बैरियर नहीं है विंड के लिए, तो ये विंड आगे निकल जाती है उत्तर भारत की तरफ, जिसके कारण क्योंकि विंड के मार्ग में बैरियर नहीं है तो उत्तरी या फिर उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है ये डेजर्ट इलाका हो गया है। और जो ईस्टर्न राजस्थान में जो विंड आती है, अरेबियन सी की जो मानसूनी विंड आती है, उनके कारण क्या होता है कि ये विंड टकराती है अरावली की रेंज से। आपको यहां पर समझ में आएगा, ये जो विंड है ये टकराती है अरावली की रेंज से, और अरावली के बैरियर के कारण दक्षिणी राजस्थान या जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है यहां पर होती है बारिश। इसलिए
काफी सारे नेशनल पार्क, काफी सारी सेंचुरीज हमको इस एरिया में देखने को मिलती है, काफी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उदयपुर जैसे जो शहर हैं, सिटीज है, वहां पर बहुत सारी झीलें देखने को मिलती है, वो सब अरावली के कारण, है ना। अगर अरावली, यहां से अरावली में डिस्टर्बेंस आता है या अरावली की कुछ पहाड़ियों को हटाया जाता है, तो फिर ये जो रेगिस्तानी इलाका है ना, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। इसका इफेक्ट आएगा पूर्वी राजस्थान के एरियाज में, हरियाणा में, दिल्ली तक या वेस्टर्न दिल्ली का जो एरिया है वहां तक डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका बढ़ता जाएगा अगर अरावली यहां से हटती। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की जो शाखा है वो पूर्वी राजस्थान में बारिश के लिए जिम्मेदार है। समझ में आया। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि देखिए जो अरावली है ना, वो ग्रीन लंग्स कहलाते हैं, फेफड़े कहलाते हैं दिल्ली के। तो दिल्ली तक जो पॉल्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर जो पूर्वी राजस्थान के एरियाज में देखने को मिलता है वो बहुत ही स्पीड से नीचे जाएगा। यहां से काफी सारी नदियां हैं जो कि अरावली की रेंज से निकलती है। फॉर एग्जांपल साबरमती का जो उद्गम है अरावली पर्वतमाला से होता है, बनास नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, तो इनके भी अस्तित्व पर आगे चलकर खतरा देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट आएगा। पूर्वी राजस्थान में जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर में इफेक्ट आएगा। तो ये है बायोडाइवर्सिटी चेंज देखने को मिल सकता है। 200 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज और काफी सारे एनिमल की स्पीशीज राजस्थान में अरावली हिल्स में देखने को मिलती है। तो ऑल ओवर बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या है, नहीं वो आपको समझ में आ गई, क्या क्या इसके सरकमस्टांसेस हो सकती है वो भी यहां पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में गिनी जाती है। एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, मोरदार पर्वतमाला है अरावली। लोकेशन देखें तो सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात जैसे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। फॉर्मेशन लगभग 1.5 से 2 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था अरावली पर्वतमाला का। ऑन एवरेज इसकी हाइट देखें तो 300 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। हाईएस्ट पिक गुरु शिखर है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है ना। और बनास, लूनी, साबरमती इन नदियों का उद्गम होता है। और काफी सारे मिनरल्स भी है। एक चीज और है कि काफी सारे मिनरल्स है, तो यहां से अगर मिनरल्स का खनन किया जाता है तो इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल सकता है। तो काफी सारे मिनरल्स यहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, कॉपर, है ना। तो ये राजस्थान में अरावली में देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल के स्टडी मटेरियल को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जितना भी आपको पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, जितने भी आपको चीजें पूछी जा सकती है, वो आपको इस स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इससे अवेल कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, वन लाइनर मिल जाएंगे और काफी स्टैटिक डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो एसएससी जीडी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है हाल ही में आरेना सबालेका ने। देखिए टेनिस के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। यह विमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा हर साल दिया जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं जो पूछी जा सकती है, वो प्लेयर ऑफ द ईयर ही है। और विमेन्स कैटेगरीज दी जाती है क्योंकि विमेन्स टेनिस एसोसिएशन इन अवार्ड्स को देता है, तो सारी विमेन्स है। मेंस की कैटेगरी की यहां पर बात तो कर ही नहीं सकते, है ही नहीं। विमेन्स कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर है, तो यह दिया गया आरेना सबालेका को। अदर जो विनर है उनको यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, एक बार पॉज करके देख लेना या फिर आप पीडीएफ ले लेना, उसमें इसको पढ़ लेना। मैं आपको जो मेन पूछा जा सकता है वो बता देता हूं। प्लेयर ऑफ द ईयर, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? आरेना सबालेका। अच्छा ये कहां की प्लेयर है? तो ये स्पेन की टेनिस प्लेयर है आरेना सबालेका। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। सॉरी स्पेन बोल रहा हूं, बेलारूस। स्पेन की तो एटाना बोनमाटी फुटबॉलर है, बेलारूस की प्लेयर है आरेना सबालेका। ठीक है ना, ओके। और ये अदर कैटेगरीज है, इनको पढ़ लेना। WTA अवार्ड्स विमेन्स टेनिस के लिए इंटरनेशनल अवार्ड है।
हर साल दिए जाते हैं विमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। 1977 में ये अवार्ड शुरू किए गए थे और जो संस्था देती है वो है विमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। विमेन्स टेनिस के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है फ्लोरिडा, यूएसए, और चेयरमैन स्टीव सिमोन है यूएसए के। आरिना सबालेका कहां से आती है? बेलारूस से। ठीक है, काफी अवार्ड इनके पास रहे हैं। विमेन्स सिंगल कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर रही है आरिना सबालेका। 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल आरिना सबालेका ने अपने नाम किए। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हर साल कब मनाया जाता है? ये एकजुटता दिवस है, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। यह डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 20 दिसंबर को। पूरे वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए, एकजुटता के प्रति अवेयर करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, मिलजुल कर रहना सिखाना, यह इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन ने 2005 में इस डे को अनाउंस किया था, तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। वैसे पता है 20 दिसंबर की डेट को चूज क्यों किया गया? क्योंकि वर्ल्ड सॉलिडेरिटी फंड को पहली बार शुरू किया गया था 20 दिसंबर को, इसलिए 20 दिसंबर की डेट चूज की गई कि भाई हम विश्व मानव एकजुटता दिवस मना सके या अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मना सके। 2025 में सॉलिडेरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटिंग कम्युनिटीज फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, यह थीम रखी गई है अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की। देखिए यहां पर एक फंड का नाम आया है, वर्ल्ड सॉलिडेरिटी फंड। एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल फंड है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे यूएनडीपी कहा जाता है, ये इस फंड को मैनेज करता है। पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इस फंड का यूज किया जाता है। 20 दिसंबर 2002 में यह अनाउंस हुआ था। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई ना फंड के यूज किए जाने की, वो 2003 में हुई थी, लेकिन फंड अनाउंस किया गया था 20 दिसंबर 2002 को। तो ये 20 दिसंबर की ही डेट है अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की। अब यहां पर हम देखिए अदर डेज की बात करें जो कि हमको दिसंबर में देखने को मिले और इंपॉर्टेंट है, तो एक आप यूनिसेफ डे को याद रखिएगा, 11 दिसंबर को मनाया जाता है, हमने डिस्कस किया था। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस, पाकिस्तान को हमने हराया था, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। 18 दिसंबर को ही इंडिया में माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया जाता है इंडिया में, और 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर को। यह हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 किसने जीता है? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 पेरिस सेंट जर्मेन ने अपने नाम किया। कप के नाम से समझ में आ जाएगा कि अगर फीफा आयोजित करवा रहा है तो किसकी प्रतियोगिता है? फुटबॉल की, है ना। 2025 में पेरिस सेंट जर्मेन, जो कि फ्रांस का एक फुटबॉल क्लब है, इसने फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप अपने नाम किया। देखिए 14 सितंबर को यह शुरू हुआ था, 17 दिसंबर को यह खत्म हुआ है। फाइनल हुआ था पेरिस सेंट जर्मेन और फ्लेमिंगो, जो कि ब्राजील का एक फुटबॉल क्लब है, इन दोनों के बीच में। कतर में इसका आयोजन हुआ फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप का, और विनर रही पेरिस सेंट जर्मेन, फ्रांस की फुटबॉल क्लब। देखिए यहां पर इस कंपटीशन को समझना पड़ेगा कि प्रतियोगिता क्या है। फीफा के देखिए 7 महाद्वीप है। अब अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन है नहीं, तो 6 महाद्वीप मानते हैं। तो फीफा के 6 महाद्वीप में 6 कॉन्फेडरेशन काम करते हैं, जो वहां पर फुटबॉल को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब क्या होता है, ये जो 6 संस्थाएं हैं ना, हर महाद्वीप में एक फीफा की, वो हर महाद्वीप में फुटबॉल की एक चैंपियनशिप आयोजित करवाती है। क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, जहां पर बेस्ट क्लब पार्टिसिपेट करते हैं। अब 6 कॉन्टिनेंट में से 6 विनर निकल के आए अलग अलग संस्थाओं के। अब ये 6 जो विनर है ना, हर कॉन्टिनेंट में से एक, उन 6 विनर के बीच में आयोजित किया जाता है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप, फीफा के द्वारा। और यहां पर अब विनर बनी है कौन? फ्रांस का फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन। समझ में आया?
2023 में शुरुआत की गई थी कॉन्टिनेंटल कप की। 6 टीमें पार्टिसिपेट करती है, 6 महाद्वीपों से फीफा इसका आयोजन करवाता है और 2024 में रियल मैड्रिड ने इसका खिताब जीता था। समझ में आया? 6 जो कॉन्फेडरेशन है फीफा के अलग अलग महाद्वीप के, यहां पर मैंने मेंशन कर दिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये 6 महाद्वीप के, जैसे एशिया में एशियाई फुटबॉल परिसंघ है, यूरोप में यूरोपीय फुटबॉल परिसंघ है, वैसे 6 महाद्वीप में। ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक योजना है रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट, इसे लॉन्च किया है मेघालय गवर्नमेंट ने। मेघालय में देखिए जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनसे मेघालय की जो एनवायरमेंट है उसे सेव करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्पेशली टूरिस्ट पर ही लागू होगा ये। मेघालय में जो टूरिस्ट आते हैं ना, एक्चुअल में जो प्लास्टिक बैग कैरी करते हैं या प्लास्टिक से बनी हुई कोई चीज अगर उनके पास है तो उनसे लिया जाएगा ग्रीन डिपॉजिट फीस 100 रुपए, कि भैया आपके पास प्लास्टिक है, अब आप कहीं भी फेंक दोगे मेघालय में तो भाई हमारा तो एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया, तो हम आपसे फीस ले रहे हैं। 100 रुपए ले लिए। अब अगर वापस लौटते वक्त वो टूरिस्ट अपने साथ वो प्लास्टिक जो भी उसने रजिस्टर्ड करवाया था अगर वो कैरी करके वापस ले आता है तो उसको उसकी फीस वापस दे दी जाएगी जो भी उसने दी थी। तो मेघालय गवर्नमेंट इस योजना को लेकर आई है, रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट स्कीम मेघालय की है। समझ में आ गया? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। CH विजय शंकर इसके गवर्नर है। कॉर्नाड संगमा चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीटें देखने को मिलती है और राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलती है मेघालय से। 7वें टेनिस प्रीमियर लीग के विनर कौन बने हैं? 7th टेनिस प्रीमियर लीग, इसके विनर बनी है GS दिल्ली SS। 7वां टेनिस प्रीमियर लीग, ठीक है ना। तो आयोजन गुजरात में हुआ था। GS दिल्ली SS ने मुंबई ईगल्स को फाइनल में हराकर यह खिताब जीता है। एक टेनिस टूर्नामेंट है, जैसे इंडिया में IPL का आयोजन होता है क्रिकेट के लिए, उसी तरीके से टेनिस के लिए टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन होता है। 2018 में शुरू किया गया था, इस बार ये 7वां एडिशन है। विनर GS दिल्ली SS और रनर अप मुंबई ईगल्स। 8 टीमें पार्टिसिपेट करती है। सबसे ज्यादा टाइटल हैदराबाद स्ट्राइकर ने जीते हैं, 3 टाइटल। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, इसे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में क्या किया जाएगा? एक प्रोफेशनल कोर्सेस करवाए जाएंगे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो पर्यावरण से जुड़े हुए हों। तो इंडिया की पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाई जा रही है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसे अनाउंस किया है और प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यूनिवर्सिटी का उद्देश्य एनवायरमेंटल एजुकेशन को बढ़ावा देना और क्लाइमेट स्टडीज को बढ़ावा देना। तो यूपी के गोरखपुर में यह पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगी इंडिया की। 500 करोड़ रुपए की लागत से 125 एकड़ में या एकड़ एरिया में बनाई जा रही है गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। फायदा क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट होंगे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इनके क्षेत्रों में भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इनको दी जा पाएगी। इसके अलावा जो अलग अलग स्किल्ड जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में चाहिए होती है या फिर फॉरेस्ट कवर के लिए चाहिए होती है, वो स्किल्ड यहां पर डेवलप की जा सकेगी। उनमें अलग अलग कोर्सेज भी यहां पर डिप्लोमा या डिग्री दोनों ही कोर्सेज देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री या फिर सोशल फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, इकोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेस, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या तो डिप्लोमा या डिग्रियां यहां पर करवाई जाएगी और इनको प्रेफरेंस दी जाएगी अलग अलग पोस्ट के लिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अगर किसी के पास इस प्रकार की डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उनको अलग अलग प्रायोरिटी दी जाएगी अलग अलग पोस्ट के लिए। वो गवर्नमेंट की पोस्ट भी हो सकती है यूपी में, तो उनको प्रायोरिटीज दी जाएगी। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की पहली, कहां बनाई जा रही है? यूपी में। लास्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग की 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में जगह बनाने वाले भारत की एकमात्र फैमिली कौन सी है?
ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड की सबसे जो रिचेस्ट फैमिली है उनकी एक लिस्ट आई है और उसमें जगह बनाने वाली इंडिया की एकमात्र फैमिली अंबानी फैमिली। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अंबानी फैमिली को 8th रैंक पर रखा गया है। इस पूरी रिपोर्ट में इंडिया की अंबानी फैमिली एकमात्र फैमिली है। दुनिया के सबसे जो अमीर परिवार है उनको लिस्ट में जगह दी गई है, ठीक है। टोटल 25 फैमिलीज को ही इसमें शामिल किया गया है, 25 से ज्यादा फैमिली को नहीं लिया गया। तो इंडिया की केवल एक ही फैमिली 25 फैमिलीज में आई है और ये 8th नंबर पर आई है। कौन? अंबानी फैमिली। 2018 से ब्लूमबर्ग इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है और अब एक बार फिर से 2025 में यह रिपोर्ट साझा की गई। सबसे अमीर फैमिली देखिए वर्ल्ड की, तो ये वॉल्टन वॉलमार्ट फैमिली है, यूएसए की है पहले नंबर पर। और इसी तरीके से अल नहयान रॉयल फैमिली यूएई की है सेकंड नंबर पर। थर्ड पर सऊदी अरेबिया की है अल साउद रॉयल फैमिली और कतर की चौथे नंबर पर है अल थानी रॉयल फैमिली। तो इस तरीके से ये टॉप फैमिलीज हैं। आप तो पहली याद रखिए वॉल्टन वॉलमार्ट फैमिली यूएसए की और इंडिया की अंबानी परिवार 25 फैमिलीज में से एकमात्र है इंडियन जो कि 8th रैंक पर रखा गया है। और रिपोर्ट जिसकी संस्था की बात करें ब्लूमबर्ग की, तो अगर हम ब्लूमबर्ग की बात करें कि इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी है ना, पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर डेटा मीडिया के क्षेत्र में ये काम करती है, इसको एनालिसिस करती है, इनसे जुड़े डेटा को एनालिसिस करती है। ये ब्लूमबर्ग का काम है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो रिपोर्ट है इसी की, वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट फैमिली की रिपोर्ट में इंडिया की एकमात्र फैमिली अंबानी परिवार 8th नंबर पर रखा गया। तो यहां पर 19 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। देखिए, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया उस्मान डेम्बेले को, फ्रांस के फुटबॉलर। इथोपिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया किसे दिया गया या इसे जीतने वाले प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन है? तो यह है नरेंद्र मोदी। एक्सरसाइज एक हाथा, अभी हमने बात की थी, इंडिया और मालदीव के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। चर्चित चोला और डोकला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों ही देखने को मिलते हैं हमको सिक्किम राज्य में। हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। गोवा की मुक्ति के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो यह ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क किस राज्य में बनाई गई है? इसे बनाया गया है कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं कैमरन ग्रीन। टोंगा देश का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाए गए फताफेही फकाफनुआ। रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी बनाया गया है। एसबीआई में कितने मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 4। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा मुंबई में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो जाते हैं, रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से हमारा क्वेश्चन था भारत की रैंक क्या है? तो 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 102 रैंक पर रखा गया है। फिर 2025 का साहित्य का नोबेल यह दिया गया है लाज़लो क्रास्नहोरई को। और यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक ये बने हैं डॉक्टर खालिद अल इनानी, यूनेस्को के पहले अरब डायरेक्टर जनरल। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन को 2025 में दिया गया? भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख किस खेल से जुड़ी हुई है? और फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप के 134th एडिशन का खिताब किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑफर ऑफ द डे की, वहां से आप उसे ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। हम मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।